तो आज हम डिस्कस करेंगे तरंग के बारे में। तो यदि इसके पहले का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के 1 से लेकर के बाकी लेक्चर आप देख लीजिए, 12 तक का लेक्चर देख लीजिए और ये 13 नंबर का लेक्चर है। पॉलिटी हम लोग कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए। तो हम बात करेंगे आज तरंग क्या होता है, तरंग कितने प्रकार का होता है, तरंग का उपयोग क्या है ना, तरंग की उपयोगिता क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है, इन सब के बारे में हम लोग प्रश्न के माध्यम से हम लोग तरंग को पढ़ने वाले हैं। देखो मेरा कॉन्सेप्ट ये, क्योंकि आपको वनडे एग्जाम देना है, आपको UPSC का पेपर तो लिखना नहीं है, तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेना है, उसके बाद क्वेश्चन के साथ खेलना है। तो हम लोग वही बात करेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल चिंता मत करें। सेशन देखने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि आपको इस तरंग से यदि कोई प्रश्न आएगा तो एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बस शर्त इतनी है कि आप इस सेशन को अच्छे से पूरे शिद्दत के साथ देखिए, ठीक है। रीडिंग इज रीडिंग, पढ़ाई का मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होता है, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं तरंग के बारे में। तो तरंग और जितने लोग भी सेशन में जुड़े हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिंकी मैम, वैशाली मैम, विजय शंकर काली जी, राकेश जी, विदित जी, प्रभाकर सर, ओम सर, राहुल गुप्ता सर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ना। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा कि जब किसी, ये तलाक नहीं होगा भाई, ये तालाब होगा। मैम कैसा क्वेश्चन टाइप कर दी हैं, लगता है वो भी मतलब ठीक है। जब किसी तालाब में शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। एक बार हमेशा याद रखो कि आपने ऐसा विजिबिलिटी किया है क्या, आप कोई पत्थर फेंकते हो तालाब में तो क्या इस तरह का लहरें उठने लगती हैं क्या, बताओ ज़रा, ठीक। तो अब सवाल उठता है कि सर तरंग क्या है। देखो यहीं पे डिस्कस करते हैं। हमने कहा था ना प्रश्न के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, कोई पूछे आपसे कि तरंग क्या है तो वहाँ से भाग जाना तुरंत, ठीक है। यदि आप सच में पढ़ाई कर रहे हो तो क्या कहोगे कि तरंग एक प्रकार का हमारा क्या है, विक्षोभ है। क्या है मेरे लाल, विक्षोभ है, विक्षोभ है या फिर हिलोर है। आपने देखा होगा कि जो तरंग होता है एक प्रकार का विक्षोभ है या हिलोर है। जैसे आप बैठे हो, अभी आपका मन करेगा ना तो सेशन बंद करके चले जाओगे सोने, ये क्या है, तरंग ही तो है। अभी आपको किसी की याद आने लगा, तुरंत फ़ोन उठाओगे, तुरंत बात करोगे, क्या है ये, तरंग ही तो है। कोई आपको फ़ोन पे कुछ कह दिया, आपको बुरा लग गया, क्या है ये, तरंग ही तो है। हमने आपको कह दिया कि विजय शंकर काली आप हमेशा सेशन में आते नहीं हो, यू आर नॉट गुड इडियट। तो आपको क्या लगेगा कि सर मुझे तो ऐसे कह दिए, कैसे कह दिए सर, उनकी हिम्मत कैसे हो गई कहने की, नहीं कैसे कह दिए मतलब सर। तो दोबारा सेशन में आओगे या नहीं आओगे ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि आपने तरंगों को रिसीव कर लिया है, मेरा काम हो गया है ना। हमने कहा कि पिंकी मैम आप 1 नंबर की नालायक हो, बिल्कुल साइक्लिक रिवीजन नहीं करती हो आप, जब देखो तब नया टॉपिक ही पढ़ते रहते हो। अब हम कह राकेश जी आप 1 नंबर के बदतमीज लड़के हैं, आप हमेशा नया टॉपिक ही पढ़ते हैं, रिवीजन नहीं करते। तो मैंने तरंग तो छोड़ा यहाँ से और आपका रिसीवर इसे रिसीव कर लिया और कहोगे बस बहुत हो गया, दोबारा इनका सेशन में दिखना तक नहीं है। कुछ भी हो जाए, OP सर का सेशन तो दिखना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर तरंगे आती हैं, तरंगे व्यवहार करती हैं। आप भी लाइफ में जब भी किसी को बात को अच्छा लगना, बुरा लगना, हर्ष, खुशी, दुख, उल्लास, जितने भी चीज़ें होती हैं सब तरंग पर निर्भर करती हैं मेरे दोस्त। तो तरंग एक विक्षोभ है, हिलोर है। और तरंग कितने प्रकार का होता है, तरंग हमारे पास 2 प्रकार का होता है। कोई पूछेगा तो बताना जरूर कि तरंग कितने प्रकार का होता है। तरंग 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक होता है हमारे पास मैकेनिकल वेव्स, सेकेंड इज वन नॉन मैकेनिकल वेव्स। मतलब पहला होता है, एक होता है हमारे पास यांत्रिक तरंगे, दूसरा होता है अयांत्रिक तरंगे, या फिर इसे कहते हैं हम क्या, राइटिंग में मत जाना, मैं मुंह से साफ साफ बोल रहा हूँ, इसे कहते हैं हम विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्लियर हुआ। तो तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, एक यांत्रिक तरंगे, दूसरी अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे इसे कहते हैं।
अयांत्रिक तरंगे वो विद्युत यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती हैं जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती। जैसे मेरी आवाज़ आप तक सुन पा रहे हो आप, तो ये कौन सी तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे हैं। सुन पा रहे हो कि नहीं? हेलो हेलो चेक, हेलो, सुन पा रहे हो? ये यांत्रिक तरंगे हैं और इनको संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम मतलब अरे यार वही ठोस द्रव गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, यही तो माध्यम है आपके पास। और कौन सा माध्यम है जरा बताओ? आप हमारी बातें आप तक पहुंच पा रहे हैं किस कौन से माध्यम से? कहोगे सर फोन से। नहीं, फोन क्या स्पीकर आपके दिमाग में लगा है क्या? फोन तो चल रहा है आपका, जहां फोन रखे हो, फोन और मोबाइल के बीच में क्या है? हवा है मेरे लाल। तो हवा माध्यम के तहत भी आप ध्वनि को सुन पा रहे हो। तो यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठोस द्रव गैसों की आवश्यकता होती है। और अयांत्रिक या विद्युत चुम्बकीय तरंगों को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हमारा सेशन देखने के लिए आपको किसी न किसी माध्यम की तो आवश्यकता पड़ रही है, इंटरनेट हो चाहे डाटा हो, है ना। लेकिन कुछ तरंगे ऐसे होती हैं, जैसे आपको कहीं कोई मूवी देखना है तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। आप किसी से नहीं पूछोगे कि यार वहाँ पे सर आज क्या पढ़ाए थे, तुरंत क्लिक करोगे तुरंत पहुँच जाओगे वहाँ पे। चलो, तो तरंगे, यांत्रिक तरंगे की हम बात करें तो यांत्रिक तरंगों में दो कैटेगरी होती है, याद रखना। एक होता है हमारे पास अनुदैर्ध्य, मेरे लाल याद रखना, ये पॉइंट पेपर में पूछाता है। एक होता है अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल इसे बोलते हैं। एक होता है हमारे पास अनुप्रस्थ। बस एक बात याद रखना कि यदि हमारे पास तरंग संचरण की दिशा इसमें क्या होती है? समांतर होती है। जो कण होते हैं तरंग संचरण में, अनुदैर्ध्य में क्या होते हैं? जो तरंग संचरण के जो कण होते हैं वो समांतर गति करते हैं। कहाँ करते हैं? समांतर गति करते हैं, इस तरह से, ठीक है। अनुप्रस्थ में क्या होता है कि जो तरंग संचरण के जो कण है, जो माध्यम के कण हैं, वो लंबवत गति करते हैं। ये इस तरह से, ऐसे, इस तरह से ये लंबवत होता है ना। तो बस यही बात याद रखना, अनुदैर्ध्य बोलेगा तो समांतर, अनुप्रस्थ बोलेगा तो लंबवत। आई होप क्लियर हुआ। तो आप जरा सोच के बताओ कि जब आपने पानी में कंकड़ फेंका, पानी में कंकड़ फेंका तो जरा एक बार देखो कि यहाँ पे ये क्या हुआ? ये लंबवत हो गया, और यहाँ पे जो ऊपर नीचे होगा क्या होगा? वो हो जाएगा हमारे पास लंबवत हो जाएगा, और समांतर एक लंबवत। इसका मतलब क्या हो गया कि अनुप्रस्थ भी और अनुदैर्ध्य भी। आई होप कि इस सवाल को समझाने में आपको टाइम लगा होगा, लेकिन अगला आप समझ जाओगे तुरंत, ठीक है। चलिए, ये जरा देखो कि यहाँ पे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तरंग क्या है? तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है, हिलोर है, ठीक है, जो आपके अंदर भी उठता है, मेरे अंदर भी उठता है। मेरा मन किया पढ़ाने के लिए, हिलोर आया, मैंने पढ़ा दिया, कल नहीं आएगा नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ क्या? ठीक है। तरंग कितने प्रकार का होता है? तरंग दो प्रकार का होता है, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंगों को हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों भी कहते हैं। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में क्या अंतर है? अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है कि जो माध्यम के कण होते हैं वो समांतर क्या करते हैं? समांतर गति करते हैं, समांतर कंपन करते हैं, है ना। और जो अनुप्रस्थ तरंगों के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं? जो अनुप्रस्थ तरंगों के जो कण होते हैं वो लंबवत कंपन करते हैं। क्या करते हैं? लंबवत कंपन। क्या दोनों क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। और यहाँ पे दिया है कि अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसे कहते हैं? तो अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुम्बकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनके संचरण के लिए जो माध्यम की आवश्यकता क्या होती है? नहीं होती है। जबकि यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी? माध्यम की आवश्यकता होती है, और इसमें नहीं होती है। क्या यहाँ तक कंफर्म हुआ? क्या बताओ? इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम बोले तो ठोस, द्रव और गैस, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल ये लीजिए, जल्दी बताइए विजय शंकर काली जी, आप बताओ आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या पाया जाता है? आवृत्ति मॉड्यूलेशन, एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बताओ जल्दी। तो आपको बता दूं कि जो आवृत्ति होता है, आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति किसका मात्रक होता है? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है, ठीक, ओके। जो आपका जो घरों में जो लाइट आती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो आवृत्ति को क्या लिखते हैं हम? आवर्तकाल बराबर 1/n ऐसे करके लिखते हैं क्या?
और आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। ये भी प्रश्न में आ चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास निश्चित आयाम। क्या होगा हमारे पास? निश्चित आयाम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और एक बात और याद रखना, जो हमारे पास ध्वनि होता है, ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल होता है। और एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ध्वनि के संबंध में एक नियम दिया था। पूछा जाता है कि ध्वनि के संबंध में नियम देने वाले एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था? डॉपलर। तो पूछा था प्रश्न में कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव हमारे पास ध्वनि से संबंधित है। किससे? ध्वनि से। यहाँ तक क्लियर हुआ पॉइंट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए, तरंग की गति किसे कहते हैं? तरंग की गति किसे कहते हैं? देखो, जब हमारे पास किसी कारक द्वारा जैसे मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हो? थाली बजा रहे हो। जब थाली बजा रहे हो तो आप देखोगे कि जैसे मान लो थाली इतना बड़ा है, आप यहाँ पे स्ट्राइक करोगे, यहाँ पे हिट करोगे, तो जो ध्वनि होगी इधर आगे बढ़ेगी। यहाँ जो कान लगा के सुनेगा तो यहाँ पे सुनाई देगा, है ना? तो ध्वनि के जैसे आपने मतलब आप जहाँ भी बैठे हों, सपोज करिए कि आप मेरे पास हैं, मैं छत के ऊपर हूँ, आप नीचे हो, आप नीचे से आपने आवाज़ लगाया कि ऊपर क्या कर रहे हो, है ना? कोई काम धंधा नहीं है क्या? तो मुझे सुनाई देगा ये बातें। तो मतलब कि जब आप वहाँ से बोलोगे तो क्या तुरंत सुनाई दे देगा? नहीं, ध्वनि ट्रेवल करेगी हवा में। तो ध्वनि का जो तरंग है उसको हवा में चलने की जो गति होगी, विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तरंग गति कहते हैं। जैसे मान लो आपको शादी में जाना है और आपने ड्रेस पहनते समय लेट कर दिया, है ना? जब लेट कर दिया ड्रेस पहनते वक्त, तो आप जल्दी जल्दी जाने की कोशिश करोगे। तो जो आपके अंदर हिलोर मार रहा है कि मुझे जयमाल पे जाके मतलब उनके ऊपर वो फूल ऐसे ऐसे करके गिराना है, तो आपके अंदर क्या है? लहर उठा हुआ है, आप एकदम तेजी से भागोगे, है ना? आप जब तेजी से भागोगे तो ये क्या है? ये तरंग की गति है। आपने तरंग की गति, आपके अंदर यदि जज्बात में जाग गया कि मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो वो जो तरंग है, वो तरंग कितना तेजी से आगे बढ़ रही है। ये मेरा सेशन आप देखोगे कि नहीं देखोगे, डिपेंड करता है कि आपके अंदर तरंग कितनी है। यदि सच में आपके अंदर तरंग यदि इतनी है, ठीक है, तो आप करेक्ट कर जाओगे। तो तरंग की गति आपने समझ लिया। गामा किरणें और एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो गामा किरण की खोज पाल वोलार्ड ने की थी। किसने? पाल विलार्ड ने। गामा किरण की खोज किसने की थी? पाल विलार्ड ने। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज एक की थी रांटजन ने। किसने? रांटजन ने। अरे याद रखना, गामा किरण, है ना? मैं ऐसे लिख दूं, देखो ध्यान से याद कर लेना, GAPDALD। सुन लो, ये सभी तरंगे कौन सी हैं? ये सभी तरंगे अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगे। हमेशा प्रश्न में आता है पेपर में, ये बात हमेशा आप ध्यान देना। ठीक है, चलो सुनो, पहले गामा तरंगे, उसके बाद एक्स तरंगे, एक हमने एक्स से लिखा है, ठीक है? ये पराबैंगनी, फिर क्या होगा? ये दृश्य प्रकाश, फिर ये अवरक्त, फिर लघु तरंगे, और यह है दीर्घ तरंगे या फिर रेडियो तरंगे। आई होप क्लियर हुआ। फिर से मैं रटा दूंगा, चिंता मत करना। पराबैंगनी की खोज किसने की थी? रीटर ने। किसने? रीटर ने। दृश्य प्रकाश की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? बताओ, विलियम हर्शेल ने। कौन? हर्शेल। लघु रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? जरा बताओ। लघु रेडियो तरंग हर्ट्ज ने की थी लघु रेडियो तरंग की खोज। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? ये किया था किसने? मार्कोनी ने। किसने? मार्कोनी ने। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात में से नहीं गुजर सकती? निर्वात में से नहीं गुजर सकती। एक बात मैं फिर से यहां पे लिखूंगा, सब लोग याद कर लेना, ठीक है? चलो पहले इसका जवाब दीजिए, आप लोग जल्दी दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात में नहीं चल सकती? निर्वात मतलब जहां पर वायु न हो, जहां पे वायु न हो, जहां पे वायु न हो। एक बात बताओ, आपने एक कार है, ये अब क्या बताएं, ठीक है, ये कार जैसा तो लग रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। इसमें आप बैठ गए हो, आप शीशा बंद कर दिए हो, आप कहते रहो हेलो सर, बाय सर, बाय सर। क्या मुझे सुनाई देगा? क्या सुनाई देगा मुझे? नहीं ना,
इसका मतलब क्या हुआ कि आपने शीशा को बंद करने के बाद में आपने अंदर एक वैक्यूम क्रिएट कर लिया। अब एयर उस शीशे से बाहर नहीं आ पा रही है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए, ध्वनि एक यांत्रिक तरंगे हैं, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्वनि शीशे के बाहर नहीं आ पा रही। क्यों? क्योंकि हमारा हवा शीशा के बाहर नहीं आ पा रहा है। इसलिए मेरे लाल, आप कितना भी बाय बाय करते रहोगे, सर आपने चार्जर भूल गया, चार्जर भूल गए, मुझे नहीं सुनाई देगा, मैं गाड़ी में बैठूंगा, चला जाऊंगा। ठीक है, तो बस यही हाल है। तो ध्वनि तरंगे तो होगा नहीं कभी जिंदगी में, निर्वात से नहीं गुजर सकती। तो ध्वनि तरंगे इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात से नहीं गुजर सकती। लेकिन प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत चुंबकीय तरंगे सब क्या हो जाएंगी? गुजर जाएंगी। सब लोग याद कर लो। क्या सबको याद हो रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ। और एक कहानी मैं बताऊंगा, यहाँ से सोच लो गवर्नमेंट एग्जाम के ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ से यहाँ से प्रश्न न बने। सिर्फ मैं मेरी बातें याद रखना और एक बात याद कर लेना। देखो, याद क्या करोगे? गैप लिखो अपने हाथ से, गैप, GAP। जैसे आप क्या कर रहे हो? गैप कर रहे हो, है ना? गैप, DALD। समझ में आएगा? नाम बताते हैं। इसका मतलब होता है गामा किरणें। गामा किरणें खोज किसने की थी? पॉल विलार्ड ने। ये है एक्स किरणें, है ना? एक्स किरणें की खोज किसने की थी? रांटजन ने। पराबैंगनी किरणें, इसकी खोज किसने की थी? रीटर ने। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, अंदर कोई मतलब गाली नहीं बकेगा, समझ गए? ये है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश में क्या है कि दृश्य प्रकाश की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने। औरक्त किरणों की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। किसने? हर्शेल ने। और एक बात और देखना, यहाँ पे यल है, यल मतलब लघु तरंगे। लघु तरंगे की खोज किसने की थी? यार याद करो, इसमें से कोई एक प्रश्न फंस ही जाएगा मेरे लाल, याद कर लो। यल क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा हमारे पास कौन? हाँ, हर्टज ने की थी। और लास्ट में फिर डी है। डी मतलब दृश्य, दीर्घ तरंगे। डी फॉर दीर्घ तरंगे। आपको सर दीर्घ तरंगों की खोज किसने की थी? बताओ जरा। मार्कोनी ने। किसने? मार्कोनी ने। और एक बात और याद रख लेना कि ऊपर से नीचे जाओगे, एक बार फिर से, ऊपर से नीचे जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। और ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? अपवर्तन, आवृत्ति क्या होगा? आवृत्ति घटेगी। मतलब आवृत्ति यहाँ पे घटेगा और यहाँ पे तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। आप कहोगे सर कैसे प्रश्न बनेगा? एक बात याद रखना, आपसे कहेगा कि निम्नलिखित तरंगों को आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में जमाएं, या दिए गए तरंगों को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में सही है तरंगों, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में। तो ये याद रहेगा तो आपको कर ले जाओगे। ठीक है, आई होप याद हो गया। पूरा टेबल हमने रटा दिया लूसेंट का। लूसेंट यूथ कंपटीशन राकेश यादव सर, कोई भी ऐसा बुक नहीं बचा है, समझ गए हो ना? तो बस इतना कर लो, इनफ है, इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे चलें, ठीक है। ये लो, तरंग की चाल एवं तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है? तो ये होता है V बराबर क्या? n लेमडा। V बराबर, मैं लिखता हूँ V बराबर के n लेमडा। ये होता है V वेलोसिटी है, n क्या है? आवृत्ति है, लेमडा क्या है? अपवर्तनांक। बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों में नहीं आती? कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों में नहीं आती? मतलब मैकेनिकल वेव्स आएंगी। तो जैसे हमारे पास ध्वनि तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, पराबैंगनी विकिरण भी क्या होता है? ये नहीं आता। और साथ ही साथ में क्या? पराबैंगनी नहीं, ये सॉरी, ये नहीं, यहाँ से ध्वनि तरंगे और उसके बाद पराश्रव्य, जिसकी आवृत्ति काफ़ी ठीक ठाक होती है, समझ रहे हो ना? बहुत ज़्यादा, इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंगे। उसके बाद क्या आती है? एल्फा तरंग किरणें और बीटा किरणें। गामा किरणें नहीं, गामा किरणें अब विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, पेपर में पूछा जा चुका है ना? उसके साथ कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं या नहीं? मेरे दोस्त, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। कैथोड किरणें भी
और कैनाल किरणें भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। यहाँ से रेलवे में भर भर के प्रश्न आया है। एक बार आप प्लेटफॉर्म की जो बिहार में बहुत ज़्यादा लोको पायलट की तैयारी होती है ना, वहाँ से प्रश्न उठा के देख लेना, कोई छूटा नहीं है। तो इसको आप बिल्कुल से याद करना, मैं रटा दूंगा, चिंता मत करना, ठीक। ये ले लो, किसी तरंग के तीव्रता निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तरंग की तीव्रता बोले तो आई, बताओ किसके? एक बार फिर से हमें आपको याद करा दूं, एक बार मैं फिर से आपको याद करा देता हूं। क्या इसका आंसर बताओ, वैशाली मैम बताइए, इसका आंसर बताइए। श्री 108 राकेश जी आप भी बताइए सर, जल्दी बताइए, इसका आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, आपने 12 का यदि फिजिक्स गलती से भी पढ़ा होगा तो उसमें होगा आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर। प्रश्न यहां से बनता है। अच्छा, इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है सर? इसका स्क्वायर का मतलब जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही रिश्ते चलते हैं मेरे लाल, एक पहला होता है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, या फिर अगला होता है हमारे पास ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b। अब हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम दोस्ती का रिश्ता कहते हैं, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इसको क्या कहते हैं? हम दुश्मनी का कहते हैं, है ना, ये दुश्मनी है। अब देखते हैं हम इसे समझते कैसे हैं। जो लोग समझते हैं अच्छी बात है, और जो लोग नहीं समझते हैं और अच्छी बात है। आज समझ लीजिए, हमारा क्वेश्चन था हमारे पास ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर। हमने कहा कि हमने संबंध समझना है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी का मतलब क्या होता है ना। सुनो, यदि हम यहाँ पे कर दें चावल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दाल, इसका मतलब ये हो गया कि यदि आप, इसका मतलब है कि चावल बढ़ेगा तो दाल भी बढ़ेगा, यदि चावल कम होगा तो दाल भी कम होगा। मान लो मैंने वैशाली का हमने एक डाइट्स ले लिया। अब यहाँ पे लिख दिया चावल और दाल में, हमने कहा कि वैशाली का जो डाइट्स उसने सुबह दाल चावल खाया था, ये मॉर्निंग का डाइट्स है, सुबह उसने दाल चावल खाया, तो जो उसका रेशियो था हमारे पास 2:1 था। इसका मतलब क्या हुआ? उसने 2 कलछुल चावल लिए होंगे, 1 कलछुल दाल ली होगी, तो ये रेशियो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है? नहीं, एक अनुपातिक संबंध आ जाएगा हमारे पास। ये संबंध तब होगा जब हमने कहा कि चावल रेशियो यदि दाल है, इसका मतलब ये हो जाता है कि यदि 2 चावल लो तो 2 दाल लो, या 1 चावल लो तो 1 दाल लो, मतलब यही होता है संबंध। और इनके बीच में जो खींचा गया ग्राफ होता है, हमेशा एक सरल रेखा प्राप्त होता है, आपने हमेशा देखा होगा इसको, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास आयाम के वर्ग के, ठीक है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर। इसका मतलब है कि यदि हम आयाम को 2 गुना बढ़ा दें, तो है ना, तो तरंग की तीव्रता कितने गुना बन जाएगी? 4 गुना। प्रश्न में ये भी आता है पेपर में। अब मैंने यहाँ पे टाइप नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे तैयार नहीं करोगे, तैयार कर लो, कंडीशनल सवाल है। एग्जामिनर पूछ लेगा कि यदि किसी माध्यम में आवृत्ति की जो मान को हम 3 गुना बढ़ा दें, मतलब 3 गुना बढ़ा दें, तो तीव्रता है ना, जो तरंग की तीव्रता कितनी होगी, तो आप तुरंत तीव्रता भी 3 गुना मत कह देना, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, 3 3 के 9 गुना कहना है आप, ठीक है। आगे चलते हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं अनुप्रस्थ। मेरे लाल, हमने चिल्ला के बता दिया कि ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ। बताओ ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? ध्वनि तरंगे हमारे पास क्या होती है? अनुदैर्ध्य होती हैं, अनुप्रस्थ नहीं होती। तो एक बात याद रखना, ये क्या होती है हमारे पास? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य मतलब क्या होता है? देखो, हमने बताया था तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है, बताया था ना। दूसरी बार क्या बताया था कि जो तरंग होती है वो 2 प्रकार की होती है, बताया था ना। एक यांत्रिक, दूसरा अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंग, बताया था ना। फिर हमने ये भी बताया था कि जो यांत्रिक तरंगें होती हैं, इनको संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ठोस, द्रव, गैस, बताया था ना। अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बताया था ना। यांत्रिक तरंगों के उदाहरण में हमने क्या बताया था? जैसे ध्वनि तरंगे क्या है? यांत्रिक तरंगे हैं, ठीक है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों में हमने क्या देखा था? GAP DALD, मतलब गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, और उसके बाद लघु विकिरण, दीर्घ रेडियो तरंगे। ये सब क्या है?
ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका कौन सा गुण नहीं बदलता? देखो, उसका आवृत्ति नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता? आवृत्ति नहीं बदलता। ठीक है, ये बात याद रखना, पेपर का प्रश्न है सब। यहाँ पे आज लिखा नहीं है रेलवे जी, तो समझना नहीं, पेपर का नहीं है, बाकी कहाँ से पेपर उठाएंगे। ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका तरंग दैर्ध्य बदलेगा कि नहीं? भाई बिल्कुल बदलेगा, बदलेगा। क्या होगा इसका आंसर? बदलेगा, ये करेक्ट होगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितना गुना बढ़ जाएगी? ये बढ़ता है 0.61 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा? 0.61 मीटर पर सेकेंड। मनुष्य की आवृत्ति की सभ्यता सीमा कितनी है? ये 95 डेसिबल है। क्या है? 95 डेसिबल। ठीक है, और डेसिबल से याद रखना कि ओजोन परत की जो मोटाई है वो हम डाप्सन में मापते हैं। ठीक है, ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। तस्मीन एक लड़की का नाम है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। रिवाइज कर लो दिमाग में, है ना। गलतियां मत करके चले आना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको 1 सेकंड में टिक करके आगे बढ़ जाना। यही होता है कि यदि मैक्सिमम सवाल आप लगाते हो, सॉल्व करते हो ना, तो 60% क्वेश्चन तो आप देखते ही टिक कर देते हो, बाकी 40% में पूरा टाइम झोंक दो। कैसे नहीं होगा सिलेक्शन। आगे चलें, ये लीजिए, चलो बताओ निम्नलिखित में से किस में न्यूनतम आवृत्ति होती है? हमने अभी अभी आपको बताया था, इसलिए मैंने अभी बताया था आपको, मत मानो बात, भूल गए ना। ठीक है, गैप, गैप है ना, DALD। गैप मतलब गामा किरणें। गामा किरणों की खोज किसने की थी? पॉली विलार ने। बार बार लिख लिख के याद कर लो पूरा टेबल, जिंदगी में कभी नहीं याद। देखो, एक ही नियम है बस, मल्टी टाइम रिवीजन, और कुछ नहीं। आप लगाते रहो ट्रिक, समझते रहो ट्रिक। ए मतलब एक्स किरणें, खोज किसने की थी? रांटजन ने। पी मतलब पराबैंगनी किरणें, खोज किसने की थी? रीटर ने। हैं? हाँ ठीक है। दृश्य किरणें, इसकी खोज किसने की थी? न्यूटन ने। औरक्त किरणें, इस किरणों की, औरक्त विकिरण की खोज किसने की थी? बताओ। हर्शेल ने, वैज्ञानिक हर्शेल ने। लघु तरंगे, लघु तरंगों की खोज किसने की थी? बताओ। हर्ट्ज ने। दीर्घ तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे, है ना, इन किरणों की खोज किसने की थी? इन किरणों की खोज किसने की थी? बताओ। मार्कोनी ने। अब कुछ लोग तो ये कहेंगे ना कि सर यहाँ पे ए है, यहाँ पे है, का हम कंफ्यूज नहीं होंगे क्या? बार बार रिवीजन करोगे तो कभी कंफ्यूज होगे क्या? बताओ जरा। ठीक है, तो ट्रिक मत बनाने बैठ जाना, चुपचाप से इसको रिवीजन कर लो। और एक बात और सुनो, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। क्या होगा? तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा बढ़ेगा। और ऊपर से नीचे जाने पे जो आवृत्ति यन है वो क्या होगा? घटेगा। पेपर में या क्या आया है? निम्नलिखित में से न्यूनतम आवृत्ति किसकी है? सबसे कम किसकी है? तो सबसे कम किसकी होगी? दृश्य प्रकाश की। क्या दृश्य प्रकाश ऑप्शन में? अरे दीर्घ तरंगे, क्या दीर्घ रेडियो तरंग है ऑप्शन में? नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। लघु रेडियो तरंगे ए ऑप्शन में है? नहीं है। ठीक है, जो सबसे नीचे होगा उसी तो होगी। औरक्त विकिरण है ऑप्शन में? नहीं है, ये भी नहीं होगा। दृश्य प्रकाश है ऑप्शन में? बताओ जरा, ऑप्शन में है? दृश्य प्रकाश ऑप्शन में है? बिल्कुल ये है, यही सही होगा। और सबसे अधिक पूछा होता तब, सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है? देखो गामा, गामा की होती। सबसे कम पूछा होता तो किसकी होती? दीर्घ तरंगों की। किसकी? दीर्घ तरंगों की। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ ले अभी कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगों में तरंग दैर्ध्य किसकी अधिकतम होती है, तो क्या कहोगे? दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति तरंग दैर्ध्य क्या होती है? अधिकतम होती है। न्यूनतम किसकी होती है? गामा किरणों की। यहाँ से प्रश्न बनता है, आप याद कर लेना। ये लो, इसको ये हम लोग पढ़ चुके हैं, रिवीजन करेंगे जल्दी से। आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का कितने गुना होता है? तो जो आयतन प्रसार गुणांक गामा होता है, रेखीय प्रसार गुणांक का 3 टाइम्स होता है, 3 गुणे गामा होता है। और आयतन प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार क्षेत्रीय आयतन का संबंध कितना होता है? 1:2:3। वायु, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल किस में अधिक होती है? तो होता है हाइड्रोजन में। कितना होता है? ये होता है हमारे पास, ये होता है कितना? 1300 के समथिंग में। कितना होता है ये? हाइड्रोजन में कितना होता है? 1300 मीटर पर सेकेंड। वायु में 332 मीटर पर सेकेंड। कार्बन डाइऑक्साइड में कितना? बताओ जरा, 250 होता है क्या? किस माध्यम में आवृत्ति बढ़ाने पर ध्वनि की चाल का प्रभाव क्या पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आवृत्ति पर, ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आवृत्ति पर, लेकिन तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर प्रभाव पड़ता है। किसी माध्यम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर जल का ताप कितना बढ़ जाएगा? 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा।
मनुष्य की ध्वनि को सुनने की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? ये होती है 95 डेसीबल। क्या होती है? 95 डेसीबल। एक्सरे के संबंध में निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है? जल्दी बताओ। एक्सरे, अरे वही एक्सरे है, याद रखो, गैप है ना, गामा, एक्स पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, लघु रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे, ठीक है ना। खोज किसने की थी? रांटजन ने। यहाँ प्रकाश की गति चलता है, बिल्कुल ये भी सही है। यहाँ परावर्तित अपवर्तित दोनों हो सकता है, ये भी सही है। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है। इसकी वेधन क्षमता कम नहीं होगी। वेधन क्षमता कम होगी तो आप एक्सरे कैसे कर सकते हो यार? बताओ, आप ही बताओ दिमाग लगा के, ठीक है। क्या सब लोग हो सेशन में? जल्दी बताओ। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का रेंज क्या है? ए है -200 से लेकर कितना? 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। तापयुग्म तापमापी कितना है? -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर कितना? 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? ये होती है 4200। कितनी होती है? 4200। कोई मात्रक बताएगा क्या हमको? कोई मात्रक कमेंट बॉक्स में करेगा। जूल पर केजी केल्विन। क्या है जूल पर केजी केल्विन? बर्फ की बात करें तो इसका आधा 2100। पारे की बात करें तो 140। कितना है? 140 जूल पर केजी केल्विन। अरे ऐसे लिख लो, जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। आगे चलते हैं, जल्दी बताओ। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में हाइड्रोजन अणु की लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है? याद रखना, विद्युत चुंबकीय ये तरंगे होती हैं जो क्या करती हैं? इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में भी क्या चलती हैं? चल सकती हैं। एक बात याद रखना कि सभी तरंगों को ऊपर से नीचे जो हमने क्रम बताया था उसको बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आज तरंग याद कर लिया हमने, तरंग दैर्घ्य याद कर लिया, आवृत्ति याद कर लिया। अब अगला स्टेप जो क्या कदम बढ़ाएंगे? इन तरंगों का उपयोग भी। तो इन प्रश्न के माध्यम से हम लोग संपूर्ण डिस्कस कर लेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में हाइड्रोजन अणु की लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है? तो ये होगा पराबैंगनी तरंगों में, है ना। पराबैंगनी वीडियो में या तरंगों में, क्योंकि है ना। तो इससे आप इस मत कंफ्यूज होना। ऑप्शन में बिल्कुल SSC GD में पूछा गया था। सुनो, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? बताओ। रीटर ने। किसने? रीटर ने। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रांटजन ने। औरत किरणों की खोज किसने की थी? जल्दी बताओ। एक किया था किसने? हर्शेल ने। दृश्य प्रकाश न्यूटन ने। याद हो गया क्या? एक बार फिर से मैं लिख के रटा दूं क्या आपको? अरे याद कर लो। क्या? गैप, है ना, गैप। और गैप DALD। फिर से रट लो एक बार। गामा किरणें कौन? पॉली विलार्ड। एक्स किरणें रांटजन। और पराबैंगनी किरणें बताओ? रीटर। दृश्य किरणें न्यूटन। औरत किरणें हर्शेल। लघु तरंगे हर्टज। दीर्घ तरंगे मार्कोनी। ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा? तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, है ना। ऊपर जैसे सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होगा? सबसे अधिक पूछा जाए आपसे, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होगा? तो इसका क्या होगा? लेम्डा मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य इसका होगा। सबसे कम किसका होगा? सबसे कम तरंग दैर्घ्य क्या होगा? गामा किरणों का सबसे अधिक न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होगा। वही मैं बात करूं, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? आवृत्ति। आवृत्ति क्या होगा बताओ? आवृत्ति क्या होगा? घटेगा। तो हम कहेंगे सबसे अधिकतम आवृत्ति किसकी होगी? तो आप कहोगे सर ये होगी दृश्य प्रकाश की, अरे दीर्घ तरंगों की। सबसे कम किसका होगा? गामा का, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एक लाइन कि लेम्डा मैक्सिमम किसका होगा? लेम्डा मैक्सिमम होगा दीर्घ तरंगों का। दीर्घ तरंग मतलब ये पेपर में पूछा जाता है, मतलब किसका? दीर्घ तरंग मतलब। और लेम्डा मिनिमम किसका होगा? गामा तरंगों का। ये पेपर में पूछा जाता है। और आवृत्ति यन मैक्सिमम किसका होगा? ये मैक्सिमम होगा गामा का, गामा तरंग। और यन मिनिमम किसका होगा? ये दीर्घ तरंग। ये पेपर में पूछा जाता है। लेकिन अब मान लो ये एकदम बिल्कुल ऊपर नीचे का पूछे तो आ जाएगा आपको, लेकिन बीच में पूछ देगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तब वहाँ पे गलती कर जाओगे। इसलिए मैंने एक तरफ से एक तरफ पूरा बता दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर C होगा, ठीक है। ए जरा बता दो कि 1 कैलोरी जूल में कितने जूल होते हैं? 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4। जल्दी बताओ, ये रिवीजन चल रहा है ना इसका।
4.18 जूल, है ना। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितने कैलोरी होता है, रेलवे का सवाल, 252, याद रखना। रोमन पैमाने पे क्वथनांक कितना होता है, क्वथनांक 80 होता है रोमन पैमाने पे, और गलनांक कितना होता है, 0 आर होता है। द्रव तापमापी का परिसर कितना है, ये है -39 से लेकर के 350 डिग्री, -39 से लेकर 350 डिग्री सेंटीग्रेड। पारा ताप थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया, फारेनहाइट ने, किसने, फारेनहाइट ने। एक्स किरणों जल्दी बताए सब लोग, एक्स किरणों या गामा किरणों के विकिरण द्वारा मानव शरीर को पहुंची हुई क्षति किस इकाई में मापी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो ये है मानव, है ना। अब क्या है कि इनका एक्सरे करना है, तो लेकिन ऐसा होता है कि जब इन पे जब किरणें आती हैं, एक्सरे किरणें आती हैं, ये किरणें होती हैं, इनका जब एक्सरे किया जाता है तो ये किरणें इनको क्षति पहुंचा देती हैं। तो उनको हम किस में नापते हैं, रेमस में, रंटजन में, क्यूरी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास रेट्स में, किसमें, रेट्स में। क्यूरी क्या है, रेडियो सक्रियता की इकाई है। रंटजन कौन है, एक्सरे किरणों की खोज करता है, ठीक है। यहाँ तक कन्फर्म हुआ, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। थर्मोस्टेट क्या है, थर्मोस्टेट क्या है, जो तापमान एक समान रखने का यंत्र है। क्या है, तापमान समान रखने की प्रक्रिया, ठीक है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर रखने पर क्या होगा, कमरा गर्म हो जाएगा, बता चुके हैं, कमरा गर्म हो जाएगा। क्रायोजेनिक तापमान से आप क्या समझते हैं, -150 डिग्री पे का तापमान क्या होता है, क्रायोजेनिक ताप होता है। जो फ्यूल होते हैं, जो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, है ना, उनके लिए हम लोग ये क्रायोजेनिक ताप यूज करते हैं। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का पैमाना समान होता है, -40। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है किसमें, द्रव में और गैस में, किसमें, द्रव में और गैस में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा हमारा सेशन, ठीक है। और जल्दी से देख लेते हैं, और भी है क्या, क्वेश्चन तो बहुत है, ठीक है, ये भी देख लेते हैं आप, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट में आप लाइक करके जाना, ठीक है। और नहीं पसंद हो तो वही करना जो आपका मन करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप हमने एक सेशन को अभी ख़त्म करना है, क्योंकि ज़्यादा लंबा कर देते हैं, आप देखते नहीं हो सेशन। ये भी एक बड़ी डीमेरिट्स है कि पता नहीं क्यों एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको, जैसे हमारा उद्देश्य सिर्फ ये रहता है कि यदि आप मेरा क्लास देख रहे हो तो आपको कहीं भी दूसरे क्लास को देखने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। इसलिए मैं हर किताब को खंगाल लेता हूँ, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ भी। फ़र्क सिर्फ इतना है, कल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, आज सर्विस भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आज IAS का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो आपके जो कैरियर है, जो समय है, उसके साथ मतलब कि हमेशा ये सत्यनिष्ठा बरतने की हम कोशिश करते हैं कि आप एक जगह जहाँ पे सेशन ले रहे हैं वहीं पे आपका सब कुछ कवर हो जाए, ठीक है। यदि मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ तो साइंस के ऐसे क्वेश्चन, जो जितने भी क्वेश्चन हो, 90% क्वेश्चन वो आपको हमारे पढ़ाए गए द्वारा ही आए पेपर में, ठीक है ना। इससे मिलता जुलता प्रश्न ही आए, ठीक है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें और आप प्रॉपर सेशन देखिए, हर एक सेशन को देखिए, है ना। मेरा मन 30-40 मिनट की क्लास में नहीं लगता, मुझे लगता है कि मुझे 1-1.5 घंटे की क्लास लेनी चाहिए प्रतिदिन, लेकिन लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ स्टूडेंट, हर की वजह से मुझे क्लास केवल 30 मिनट रखनी पड़ती है। जिस दिन बच्चे हो जाएंगे उस दिन तो जब तक आप कहोगे तब तक मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। पढ़ाना भी मुझे बचपन का ये पैशन है, मेरा शौक़ है, ठीक है। और यदि यूट्यूब पे मेरे शौक़ पूरा नहीं होता तो मैं ऑफलाइन में करूँगा, ठीक है। थोड़ा बहुत रोजी रोटी का भी जुगाड़ हो जाएगा। चलो अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। कहानियाँ बहुत मैंने कह दी अपनी दुख भरी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।